जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महमूद सर, आप जंतर मंतर आज पहुंचे हैं, क्या पहली बार पहुंचे हैं जब से प्रोटेस्ट चल नहीं, दूसरी बार कल भी आया था। तो इंतजार था यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से सब लोग नेता आ रहे हैं, हर पार्टी के सांसद जो है सब लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आपकी जरूरत जब सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी, आप क्या जरूरत महसूस करी आपने जो अब कल से आपने आना शुरू किया? जब जरूरत, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। जब जरूरत आ गई, जब अमित शाह साहब और मोदी जी का जो एक क्रिमिनल गैंग है उसके मेंबर्स पुलिस की वर्दी पहन के जो थे वो आके बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाने लगे, उनके ऊपर खून निकालने लगे, तो मुझे आना ही पड़ा। हालांकि जो स्टेज से जो हो रहा है उससे मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसलिए मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जिम्मेदारी कि क्योंकि मुझे पास सक्षमता मुझे लगती है, लोगों को भी लगती है सक्षम है, ये जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी गुंडागर्दी रोकने में और इंसाफ दिलाने में, और जिन लोगों को बेगुनाह फंसाया जाता है उनको छुड़ा के लाने में बिना किसी फीस लिए, तो मुझे आना ही पड़ा और आना ही पड़ेगा। और अच्छी बात हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ स्टेज की डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाएगी तो ये आंदोलन देश में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। और सबसे बड़ा आंदोलन भी यहीं से शुरू हो सकता है, यानी कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर वापस लाओ। आप आरएमएल हॉस्पिटल भी गए, आपने जो जिन छात्रों के साथ मारपीट की गई, कैसा हाल है उनका, क्या बातचीत की? देखिए, बताया ना मैंने आपको, एप्स्टीन मानसिकता वाला अमित शाह जी और मोदी जी का जो गैंग है ना, उसके तीसरे एक महत्वपूर्ण मेंबर हैं जेपी नड्डा साहब, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। अमित शाह जी अपने गैंग मेंबर से लाठियां लगवा के बच्चों को घायल करेंगे, बच्चों को मरने की स्थिति में लाएंगे, उसके बाद डॉक्टरों के पास नड्डा जी के डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहां पे उनके साथ और अत्याचार होगा। तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल ही गए थे वहां पे ये बताने कि अगर बच्चों के इलाज में कोई गड़बड़ हो गई तो जेल जाएंगे, डॉक्टर्स बचेंगे नहीं। बच्चे मोदी जी से ज्यादा अच्छा इलाज पाए, किसी को इलाज में इतनी सी भी कमी मिले तो हमारा ऑफिस निजामुद्दीन ईस्ट में है, सबको पता है। हॉस्पिटल हम ये मैसेज देने गए थे, उसके बाद हम यहाँ आए और पुलिस को कल भी मैसेज दिया था, आज भी दे रहा हूँ आपके सामने, लाठी उठा मत लेना, वरना सुप्रीम कोर्ट भी बचा नहीं पाएगी। ये जो अपराध कर रहे हो आप, उठा मत लेना बच्चों के ऊपर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सीधे सीधे बता रहा हूं मैं अमित शाह जी को, क्योंकि ये अमित शाह जी मॉनिटर कर रहे हैं। एक एक लाठी पड़ रही है अमित शाह जी की मॉनिटरिंग से, सब ड्रोन के जरिए और कैमरे के जरिए वो सब मॉनिटर कर रहे हैं। जो ये बच्चियों की इस्मत पे जो दामन पे हाथ डाले जा रहे हैं वो अमित शाह साहब करवा रहे हैं, सब वो करवा रहे हैं। तो अमित शाह साहब आपको बचा नहीं पाएंगे, वो तो खुद जेल जाएंगे। इसलिए ये बताने आया हूं मैं, ये देश के मालिक हैं। बल्कि मैं तो आज मैंने पूरा मुआयना भी किया है, अब ये जगह जो है ना छोटी पड़ रही है, इसका जो बैरिकेड है ना पिछले वाला, वो उठा के उसको पार्लियामेंट स्ट्रीट तक पहुंचा लें। ये मेरा निवेदन समझ लें, या देश के मालिकों का, जनता जो है देश की मालिक, उसकी तरफ से निर्देश समझ लें। ये कल तक हो जाना चाहिए वरना फिर मैं आऊंगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए 500 और 750 पुरुषों के लिए कम से कम टॉयलेट लग जाए, नहीं तो फिर इलाज होगा। और हम पक्का इलाज करने वाले लोग हैं। राजा साहब, एक चीज ये, अभी जिस तरीके से 20 तारीख को छात्रों के साथ में मारपीट की गई, लाठीचार्ज किया गया, दूसरी तरफ पुलिस ये आरोप लगा रही है, वीडियो दिखा रही है कि भाई छात्रों ने जो है, युवाओं ने गाड़ियां तोड़ी पुलिस की, उनके साथ भी मारपीट की। पुलिस भी अब अपना बयान जारी कर रही है जिन लोगों को चोट लगी है। मैंने तो पुलिस का कोई बयान देखा नहीं है, आपने पता नहीं कहां से देख लिया। मैंने अभी आपको बताया, जो व्यक्ति पुलिस की नौकरी में तो चला गया हो लेकिन भारत के संविधान और कानून के बाहर जाके कोई बात कह रहा हो, वो अपराधी हो जाता है। पुलिस वाला या सरकारी अधिकारी नहीं रह जाता। तो ये तो अपराधी हैं, क्योंकि ये संविधान और कानून के जाके बाहर बात कर रहे हैं। और उसके सारे सबूत लोग हमें पहुंचा ही रहे हैं कि कौन सा ट्रक पत्थर भर के आया था और कौन सा तैयारी क्या क्या हुई थी और किस तरीके से कौन कौन लोग आके क्या क्या कर रहे थे। तो इन लोगों की बातों पे क्या भरोसा करना है आपको? हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है, कानूनी लड़ाई लड़ने की, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि सबूत इकट्ठे करें, वीडियो इकट्ठी करें। हम अमित शाह साहब तक को छोड़ेंगे नहीं, इस केस में उनको कानूनी कार्रवाई करके जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। पहले दिन से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आज प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, इसमें सुनवाई जल्दी होगी। तो
मतलब प्रधानमंत्री रिएक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उससे बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं जो मांग है छात्रों की। प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए व्यक्ति हो सकते हैं वो नरेंद्र मोदी जी, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा काम तो कर नहीं रहे। अभी मैंने आपको बताया भारत के संविधान और कानून से हटके जो बात करता है वो अपराधी बन जाता है। तो मोदी जी भी भारत के संविधान और कानून से हटके बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक अपराधी हैं। मोदी जी और अमित शाह के गैंग के एप्स्टीन मानसिकता के गैंग के एक मतलब सरगना है वो। बड़े वाले तो मेंबर जरूर हैं लेकिन है तो अपराधी ही। और संविधान में ये लिखा है क्या कहीं कि किसी और देश को अपना फादरलैंड बताओ वो भी प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के? तो अपराधी तो वो उसी दिन से डिक्लेयर्ड अपराधी हो गए जिस दिन उन्होंने इजराइल जैसे देश को, जो कि जिसकी लीगल एंटिटी भी अभी डाउटफुल है, अपना फादरलैंड बता दिया। तो उनके बारे में बात करने से कोई लाभ नहीं है। उनसे बात ही मैं तो इसीलिए बात करने से मना करता हूँ ना। आरएसएस और बीजेपी के व्यक्तियों से बाबा साहब ने भी मना किया था, बात ही नहीं करनी चाहिए। डिमांड ये है पूरी हो जानी चाहिए। डिमांड बेहतर है, अगर बेहतर हो सकती है मेरी सलाह मानी जाए तो अमित शाह साहब का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। तभी ये क्रिमिनल गैंग जो है उसकी जो सीईओ है वो तो अमित शाह जी है ना, तभी ये क्रिमिनल गैंग की क्रिमिनल एक्टिविटीज कमजोर होंगी, चरमरा के गिरेंगे। जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था हमने तब भी आपसे बातचीत की थी इसके बारे में, जो है बात की थी कि क्या इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से करना चाहिए, क्या सरकार से मिलना चाहिए या उससे बात करनी चाहिए। आपने कहा था कि जब सरकार से सीधा सीधा सवाल है तो सरकार से बात नहीं करनी चाहिए। उसका नतीजा और खामियाजा क्या लगता है आपको, ये भी भुगतना पड़ा है छात्रों को? भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। अभी भी तो बात कर रहे हैं। नड्डा जी जो हॉस्पिटल में उनका इलाज खराब करवा रहे हैं उनसे जाके बात करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इसीलिए अभी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। इस्तीफा मांगना है तो सिर्फ अमित शाह जी का फोकस काम होना चाहिए, फोकस। प्रधान रेस टू पावर 100 लोग तैयार बैठे मोदी जी के चरणों में। मुझे मौका दीजिए, मैं ज्यादा लूट के माल कमा के दूंगा ये एजुकेशन मिनिस्ट्री से। बहुत सारे लोग बैठे हैं। प्रधान जी का इस्तीफे से कुछ बदलने वाला नहीं है। प्रधान जी प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी प्रॉब्लम है, अमित शाह जी प्रॉब्लम है। प्रधान जी की तो हैसियत नहीं है ना कुछ, वो क्या कर सकते हैं बेचारे। वो अगर देख के साइन भी करने की हिम्मत जुटा पाए तो मैं उन्हें बहुत बड़ा, वो तो मंत्रालय से हट जाएंगे जिस दिन वो देख के साइन करने लगेंगे फाइलों पे। हर जगह मोदी जी और अमित शाह जी का ओएसडी बैठा है, किसी मंत्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। प्रधान जी से क्या लेना देना है, वो तो बेचारे बिना देखे वाली रबड़ स्टैंप है, इधर देख के तो अंगूठा लगाते होंगे। जो व्यक्ति खुद पेपर लीक के बारे में 90 के दशक में प्रोटेस्ट करने का नाटक कर रहा हो, चलिए नाटक ही करेगी ना, एबीवीपी भी तो नाटक ही कर रहे होंगे। आज वो खुद पेपर लीक का बादशाह बन चुका है। शर्म आनी रही, लेकिन शर्म कैसे आएगी आरएसएस और बीजेपी वालों को। अब एक चीज और, जिस तरीके से राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरना दे करके बैठ गए, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और तमाम सांसद भी, उनको डिटेन किया गया। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और विपक्ष जो है वो अराजकता की राजनीति कर रही है। तो क्या लग रहा है कि इस सारी चीजों का जो असर है वो इस प्रोटेस्ट पर पड़ेगा? क्या इस पूरे प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है पीछे के रास्ते से? आपको क्या लग रहा है इसमें? ये राजनीतिकरण पहली बात तो बुरी बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ विपक्ष फेल हो गई है। जब तो हम कितने हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है ना, समर्थन भी कर रहे हैं सब और साथ भी आ रहे हैं, और अब सीधे तौर पर इसका पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब क्रेडिट सारा सामने आ जाएगा, पिटाई सबकी होनी है। जो भारत का संविधान तोड़ेगा आज नहीं तो कल, इलाज सबका होना है। तो जो भी जो काम करे सोच समझ के करेगा, लंबे टाइम का काम है। अब तो बुनियादी तौर पे बात यह है कि राहुल जी, अब यहाँ पे आपने ये कहा कि छात्रों का और छात्राओं का माइंड वॉश करने की कोशिश हो रही है, तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जितना इंटेलेक्ट में फर्क राहुल जी और मोदी जी में है, मतलब राहुल जी कहाँ और मोदी जी कहाँ। राहुल जी किसी भी टॉपिक पे 5 मिनट तक बोल सकते हैं दुनिया के, ठीक, और मोदी जी किसी भी टॉपिक पे 5 मिनट क्या 5 सेकंड भी नहीं बोल सकते बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। ये फर्क हो गया मोदी जी और राहुल जी में। यहाँ इतना ही फर्क, जैसे बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, राहुल जी और इन बच्चों में, ये तो राहुल जी से ज्यादा जानने वाले बच्चे बैठे हैं सब यहाँ पे, ठीक है। तो राहुल जी क्या इनका ब्रेन वॉश करेंगे? इनकी जो बात समझ में आएगी अपने आप आएगी, कोई राहुल जी हो या कोई जी हो, किसी की बात समझने वाले नहीं है। मेरी तो दुआ ये है इनसे कि ये फोकस करके लड़ाई लड़े। एक तो बैठे रहे यहाँ पे, कोई डिमांड ना रखें, नंबर बढ़े या घटे, बैठे रहे यहाँ पे। दूसरा, अमित शाह साहब का इस्तीफा मांगे, और मेरी सलाह माननी है तो ईवीएम हटा के पेपर बैलेट का डिमांड
जिस दिन ये डाल देंगे मोदी सरकार वैसे ही डर के इनकी बाकी सारी माने मान लेगी। अभिजीत दीपके से बात हुई आपकी, उनसे मुलाकात की आपने? मैं देखिए, जो व्यक्ति, मैंने आपको कितनी बार बताया, जो व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी से बात करता है वो भी अकेले में, उससे मैं बात ही नहीं करता। मैंने कितने आंदोलनों में साथ दिया है, बहुत सारे लोगों से एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा है, जैसे ही वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बात करना शुरू करते हैं मैं उनसे बात करना बंद कर देता हूँ। ऐसे रिसेंट एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, बड़े बड़े एमपी बन गए हैं, मैंने बात करनी बंद क्यों की? क्योंकि वो आरएसएस से बात करने लगे। जो आरएसएस से बात करेगा बंद कमरे में, वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसका ईमान पक्का नहीं रहा, वो अम्बेडकरवादी भी नहीं रहा और वो राष्ट्रवादी भी नहीं रहा और वो संविधानवादी भी नहीं रहा। मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, अपनी अपनी सोच है। मैं आरएसएस से बात करने वाले को बंद कमरे में ईमानदार नहीं मानता हूँ, सीधी सी बात। तो आप कैसे समर्थन कर रहे हैं या इसको, प्रोटेस्ट को और छात्रों को? मैं तो छात्रों को समर्थन कर रहा हूँ। मैं देखिए एडवोकेट हूँ और एडवोकेट होने की हैसियत से मैं भारत के संविधान और उसके बने कानून के तहत कुछ शक्तियां मुझे भी प्राप्त हैं, तो मैं भी ये जो देश के मालिक यहाँ पे हैं उनका नौकर हूँ। तो नौकर अपनी ड्यूटी निभाने आया है, इनको सुरक्षा कवच बनने इनको पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और जो क्रिमिनल्स हैं, अमित शाह साहब के गैंग के मेंबर्स, वो इनके ऊपर जुल्म ज्यादती ना कर सके, उसके बीच में मैं ढाल बन के खड़ा होना अपना फर्ज समझता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। मैं तो स्टेज पे जाता भी नहीं हूँ, मुझे पहले भी इनवाइट भी किया गया था, मैं गया नहीं था ना, मैं अब जाऊंगा। जब तक ये 2-3 चीजें जो मेरी समझ से नहीं होती मैं क्यों जाऊंगा? मुझे तो कोई नाम का और उसका किसी चीज का शौक है नहीं, ना मुझे किसी ने भेजा है। बहुत सारे आंदोलन खत्म कराने वाले हमारे ही साथी जो तो पहले भेजे जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऋतु का आंदोलन खत्म कराने के लिए जो साजिश हुई थी उसमें भी वो लोग आए थे, यहाँ भी आके नाटक करके गए। तो वो सब नाटकों का इलाज मैं हूं तो कोई नाटककार अब पास नहीं आएगा, इसलिए मैं प्रोटेक्शन के तौर पे हूं, इसलिए मैं नीचे खड़ा हूं। जितने नाटककार फ्रॉड मक्कार आने वाले हैं वो मुझे देख के आगे तो वैसे ही भाग जाएंगे। कैसे 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 रोकेंगे, कैसे पहचानेंगे? मेरी शक्ल ही काफी है ना, मैं जानता नहीं सबको, आएंगे ही नहीं ना। अब मैं सबकी बहादुरी और बुजदिली सबकी जानता हूँ। कैसे मुझसे हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे थे कि ये आंदोलन बंद कर दो, मुझे सबको पता है। कोई बीमारी का नाटक कर रहा था, कुछ कर रहा था, मुझे सबका पता है। तो जो भेजा जाता है ना प्रोजेक्ट करके कि इस आंदोलन के आगे जाके फेस बन जाओ, ये कर लो, अब वो मेरे बाद कुछ कम आएंगे। तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक सिपाही की तरह। सोनम वांगचुक ने भी जो है अभी अपना अनशन तोड़ने से मना कर दिया, हॉस्पिटल में है, कह रहे कि अब मैं नहीं तोड़ूंगा जब से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। देखो, चोरी का माल खाए मोदी जी, चोरी का माल खाए अमित शाह जी, भूखे रहे सोनम वांगचुक जी, ये कौन सी अकलमंदी का काम है? निकलो बाहर, अस्पतालों से जंग लड़ो बेईमानों से। इन लोगों को इनकी क्या, ये एब्स्टीन मानसिकता के लोग हैं, इनकी क्या कोई कॉन्शियस है जिसको सोनम वांगचुक साहब नॉक करना चाहते हैं, उसका खटखटाना चाहते हैं दरवाजा? तो वो वेस्ट ऑफ एफर्ट है। खाना खाएं, तगड़े हो, यहाँ आए, यहाँ बैठे रहें बस। मोदी जी और अमित शाह जी खुद देश छोड़ के भागेंगे, लेकिन उन्हें ढूंढ के वापस लाएंगे, चिंता मत करें, सिर्फ बैठे रहना है यहाँ पे, कुछ नहीं करना। तो क्या भैया एक मिनट यार, क्या वजह मान रहे हैं आप कि लगातार मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, अब ये किया जा रहा था कि भाई 20 तारीख के बाद कि अब तो सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। क्या ये कोई बीच में नाक का मामला है सरकार के साथ में, या कोई और वजह मान रहे हैं? फिर आप नाक, वजह क्या है, नाक क्या लग रही है? एब्स्टीन मानसिकता के लोगों की नाक, आंख, कान, कुछ भी सब हाईजैक होता है। जो ट्रम्प साहब का एक फोन आने पे सरेंडर जिसको बोला जाता है, अब बच्चे तो कौन कौन सा भाग नरेंद्र और क्या क्या बोल रहे हैं, उनसे आप नाक की बात करते हो? मतलब ऐसी ऐसी बातें इतने पढ़े पढ़े लिख के बच्चे बात कर रहे हैं, कुछ तो बहुत अपशब्द भी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी नफरत जो है ना वो बयान नहीं कर पा रहे हैं किसी और भाषा में। उनको कितना मजबूर कर दिया है। शर्म आएगी मोदी जी को, जो कैमरे के तलाश करते ढूंढते हैं, जो जबरदस्ती गले मिलते हैं, जिन लोगों का, जिनका मजाक हर जगह उड़ता है कि जबरदस्ती जाके चप्पी डालते हैं, ऐसे व्यक्ति से शर्म, हया और कॉन्शियस की उम्मीद करना समझदारी का काम है क्या? अगर शर्म और ना की मोदी जी के पास होती तो वो इजराइल को अपना फादरलैंड बोलते हैं? बताओ आप मुझे। अब एक आखिरी सवाल यही है कि जैसे अब इस इंडिया गठबंधन जो है वो पूरा एक साथ आ रहा है और इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहा है, क्या कुछ असर होगा इससे
या ये सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसा पिछले कई सालों से चल देखिए, राहुल जी, इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टीज हैं, हर लीडर के पास एक आरएसएस का, 2 आरएसएस के, कई आरएसएस के स्लीपर सेल्स हैं। उनके वर्कर्स मजबूत हैं, नेता भी ठीक ठाक ही हैं। ये स्लीपर सेल्स की बीमारी जिस दिन दूर कर लेंगे नेता, उस दिन तो मोदी जी का इलाज करने के लिए देश के मालिकों को सड़कों पर थोड़ी आना पड़ता। तो सबसे पहले, अभी भी मैंने देखा, उस दिन भी एक स्लीपर आगे और एक स्लीपर सेल पीछे, स्लीपर सेल के आगे स्लीपर सेल और स्लीपर सेल के पीछे स्लीपर सेल। वो है ना गाना, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 तीतर, और बीच में बेचारे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीतर ही तीतर भरे हुए थे वहां पे, स्लीपर सेल से स्लीपर सेल। अब उन्होंने एक दिन का करा दिया, सब लोग गाली दे रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को। एक दिन शक्ल दिखा के फोटो खिंचवा के भाग गए। यहाँ बैठे आके, यहाँ बैठना चाहिए ना हौसला बढ़ाने, और स्टेज पे ना जाए। यहाँ बैठे, और उनको इतना अच्छा मौका मिला था, अगर तीतर नहीं होते उनके साथ तो उनको तो अरेस्ट कर लिया था। बाहर क्यों आ गए भाई? इतना अच्छा मौका मिला था, खुद के खुद बाहर आ गए। ये है तीतरों के काम, जो स्लीपर सेल्स हैं। सबके सब आरएसएस के। अभी एक ने राज्यसभा ले लिए, दाढ़ी शाड़ी बढ़ा के, सेटिंग करके। वो हेमंत बिस्वा शर्मा के हाथ से दोस्त हैं। अब राहुल जी को ये सब बातें कौन बताए? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, प्रॉब्लम नहीं है मोदी जी, प्रॉब्लम नहीं है, विपक्ष के नेता प्रॉब्लम है। विपक्ष के अंदर जो स्लीपर सेल्स है वो प्रॉब्लम। चलिए, अब एक आखिरी सवाल और, मान लीजिए ये प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से पक्ष या विपक्ष या जो सरकार में बैठे लोग हैं किसी भी तरीके से इसको मैनेज करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, जंतर मंतर से हटाने, शांतिपूर्ण तरीके से, आगे जो छात्र यहाँ पे किसी उम्मीद से आ रहे हैं उनके पास क्या रास्ता रह जाता है? सिर्फ यहाँ बैठे रहे, किसी भी बात से, किसी भी नेता के कहने से हट गए तो फिर दोबारा ऐसी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। हटना नहीं है, आराम से बैठे, क्या जल्दी है? 1 महीना 2 महीना आराम से तैयारी करके बैठे। हम लोग इनकी फैसिलिटीज बढ़वाएंगे, इनकी जगह बढ़वाएंगे, सब काम करेंगे। सिर्फ बैठे रहें, डिमांड सब भूल जाएं, बैठ जाएं सिर्फ। मोदी जी तो चोर हैं, वे बस बोलते रहें और बैठे रहें। थोड़ा गालियों का प्रयोग कम करें, ये गुजारिश है। बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, देश सही दिशा में जा रहा है, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष के नेता भी नौकर हैं, मोदी जी भी नौकर हैं, प्रधानमंत्री भी नौकर होते हैं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी इनके नौकर हैं जो बैठे हैं। नौकरी दोनों ही ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक से करने लगेंगे तो इनको यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ बैठे रहें, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है तो मेरी यही सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब बात करने के लिए। देखिए, किस तरीके से अभी आप जो प्राचा साहब को सुन रहे थे, इस पूरी बातचीत पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। दिल्ली से समाचार प्लस ओटीटी के लिए मैं अब्दुल वाजिद।